हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि मैंने अपने पिछला वीडियो बनाया था पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर, और उसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्या है पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आपका रिस्पांस देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई फेल्ट मोटिवेटेड। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको सबसे बहुत बड़ा एक थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो उसी मोटिवेशन के साथ आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आया हूँ, जिसमें हम बांग्लादेश एज अ नेशन कैसे वो राइज कर रहा है और एमर्ज कर रहा है, और वो जो अच्छा काम कर रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बांग्लादेश वो कंट्री जिसको कहा जाता था कि ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन आज की तारीख में बांग्लादेश जो है साउथ एशियन इकोनॉमीज़ में एक उभरता हुआ और एक बहुत ही तेज़ी से डेवलप होता हुआ एक इकोनॉमी, या हम कह सकते हैं देश, ऐसा देश वो आगे बढ़ रहा है। देखा जाए तो उसने भारत को भी कई सारे डेवलपमेंट पैरामीटर्स में पीछे छोड़ दिया है। तो अगर हम देखें तो पिछले 15 सालों के अंदर बांग्लादेश ने एट एन एवरेज 7 से 8% की ग्रोथ रेट पर वो आगे बढ़ा है। और 2009 में बांग्लादेश की जीडीपी लगभग $100 बिलियन थी, लेकिन आज 2022 में वो लगभग $400 बिलियन हो चुकी है। ये जो $400 बिलियन का जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, ये नॉमिनल जीडीपी है। रियल जीडीपी अभी नहीं आया, क्योंकि अभी तो ये साल चल ही रहा है, तो इस साल के एंड होने पर हमें उसकी रियल जीडीपी का भी अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन 400 बिलियन टच कर जाना, 100 से 400 पहुंच जाना, ये अपने में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है वो ये है कि क्या बांग्लादेश एक एशिया की टाइगर इकोनॉमी बनने वाला है क्या? तो हम थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और ये जानते हैं कि बांग्लादेश की बेसिकली हिस्ट्री क्या है। ये तो हम सबको पता है कि बांग्लादेश 1971 में फॉर्म हुआ था और एज ए इंडिपेंडेंट नेशन उसको रिकग्नाइज कर लिया गया था। बट इसके पीछे भी एक स्टोरी है उसकी फॉर्मेशन के पीछे। बेसिकली जो वेस्ट पाकिस्तान है आज का, जो कि वेस्ट पाकिस्तान मतलब जो आज का पाकिस्तान है, वो इन बांग्लादेशियों को, जो कि उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था इसको, उनको काफ़ी मतलब ये बहुत ही मतलब इनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, और इनको ये बिल्कुल ह्यूमंस नहीं समझते थे। ये अपने को ज़्यादा सुपीरियर, इनको बिल्कुल डाउनग्रेडेड और बिल्कुल पिछड़ा हुआ समझते थे। इससे फिर हुआ क्या कि इनकी डेवलपमेंट की तरफ भी ये कभी ध्यान नहीं देते थे। तो इनके अंदर ही अंदर जो है एक मतलब एक भावना पैदा हो रही थी बांग्लादेशीज के अंदर कि इनको मतलब इनसे फ्रीडम लेनी है, लेकिन ऐसा कोई इनको मौका नहीं मिल रहा था कि ये इनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। फिर थोड़ा भाषा को लेकर इनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि एज यू नो ये तो बंगाली भाषा को ज़्यादा बोलते हैं बांग्लादेशीज, और जो पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ पे उर्दू भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो नेशनल लैंग्वेज और जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो कंट्री की बनी वो बनी उर्दू लैंग्वेज। तो ये चाहते थे कि बांग्लादेश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड कर दिया जाए, बट लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका का मतलब दौरा किया तो उन्होंने ये चीज़ बहुत स्पष्ट कर दी कि वो ऐसा नहीं कर सकते, और उर्दू ही इस कंट्री की मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, क्योंकि इसके जो रूट्स है वो अरबिक लैंग्वेज के साथ है, और बीइंग अ मुस्लिम नेशन हमारे लिए उर्दू भाषा बेस्ट रहेगी। तो यहाँ ये तो एक रीज़न हो गया। अब जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ के एक बहुत ही फेमस लीडर शेख मुजीबुर रहमान थे, जिन्होंने कई सारी रैलियाँ की उस टाइम वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वो मतलब यहाँ पे लोगों को मतलब इनकरेज करते थे कि वो उन्हें मतलब अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो हुआ कि क्या कि इस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे यहाँ पे। तो वो जब इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी कंटेस्ट किया होगा। तो इस एरिया में जो 162 सीट्स थी उसमें वो आराम से 160 सीट्स ले गए थे, और कुछ सीट्स उनको ऑब्वियसली उधर से वेस्ट पाकिस्तान से मिली होंगी। तो उसकी वजह से वो क्लियरली मेजॉरिटी में थे और वो सरकार बना रहे थे अपनी। लेकिन उस टाइम के जो नेटिव कमांडर इन चीफ थे मिस्टर याया खान, तो उनको बिल्कुल भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक ईस्ट पाकिस्तानी कैसे मतलब हमारा लीडर हो सकता है। तो उन्होंने कभी उनकी सरकार बनने नहीं दी। तो इससे जो एजिटेशन था वो थोड़ा और बढ़ गया था। अब थोड़ा और मौका था इन बांग्लादेशीज़ के पास, आप कह सकते हैं उस टाइम तब तो वो ईस्ट पाकिस्तानी ही थे, तो उनके कि भाई वो इन लोगों के खिलाफ थोड़ी अपनी आवाज़ उठाएं। अब आग में घी डालने वाला काम हो गया, एक फ्लड आ गया ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। अब हेल्प के नाम पे वहाँ से जो वेस्ट पाकिस्तानी ने हेल्प भेजी, वो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर भेजा, और उसमें जितनी एड आ सकती तो सिर्फ वही। तो आप सोच सकते हैं कि एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए एक हेलीकॉप्टर, आप इमेजिन कर लीजिए, क्या हेल्प के तौर में वेस्ट पाकिस्तान को सिर्फ उतना ही भेजना चाहिए था? तो अब शुरू होता है असली खेल। तो अब यहाँ पे ये मांगते हैं इंडिया से हेल्प। तो इंडिया इनको एज हेल्प यहाँ पे मुक्ति बाहिनी करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है बांग्लादेश के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जिसको ट्रेन करती है इंडियन आर्मी, ताकि ये लड़े उनके खिलाफ। तो अब होता क्या है कि जैसी ये बात वेस्ट पाकिस्तान में पता चलती है कि ऐसा वहाँ पे माहौल बन रहा है, तो वो क्विकली जो है अपनी जो कुछ फोर्स है वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो डाल देती है। अब होता क्या है कि उनको रोकने के लिए ये लोग जो वेस्ट पाकिस्तानी थे, जो इनके बेसिकली इनकी जो फोर्स थी, आर्मी थी, वो इतना बुरा सलूक करती है कि आप पूछ नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बुरा उनकी हालत कर दी। लाइक लेडीज़ क्या, बच्चे क्या,
जो मतलब इनका स्ट्रगल है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। तो अब यहाँ से होता क्या है कि जब इतना बुरा हाल कर देते हैं वो लोग इस एरिया का, तो यहाँ से ईस्ट पाकिस्तान से लोग जो है वो माइग्रेट करके फेंसिंग तोड़ के या कैसे भी करके वो इंडिया पहुँच जाते हैं। अब ये तो एक चिंता का विषय है कि मतलब दूसरे एरिया से या दूसरे कंट्री से कैसे मतलब इंडिया के अंदर घुस सकते हैं लोग। तो उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी वो काफ़ी वरीड हो गई, तो उन्होंने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैम मैनेकशॉ से इस बारे में डिस्कशन किया। तो उन्होंने बोला कि आप वॉर डिक कर दो पाकिस्तान के ऊपर। तो उस टाइम जब उन्होंने मार्च में ये बात बोली थी, तो उन्होंने बोला कि देखिए मैडम अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मतलब बांग्लादेश या मतलब जो बंगाल का एरिया है इस टाइम पे मतलब इसके कुछ ही महीनों बाद बारिश आ जाएगी, तो बारिश में लड़ना हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि इसको हम ठंडियों में हम इसको तब तक हम कुछ भी करके अंदर यहाँ प्रोटेक्शन देते हुए इसको पोस्टपोन कर देते हैं हम आगे के लिए। तो आप लगा लीजिए फिर जैसे ही थोड़ा मतलब जब बारिश रुक जाती है उस एरिया में तभी युद्ध शुरू होता है। मतलब युद्ध तो ये पहले से स्टार्ट हो रहा था बट उतना बड़ा नहीं, बड़े लेवल पे नहीं होता, हल्का फुल्का वहाँ पे हो रहा होगा, जो कि मतलब उस टाइम इतना एहसास नहीं है। जो फुल फ्लेज वॉर जो डिक्लेयर हुई वो तो फिर ठंड के दिनों में ही हुई। तो फाइनली होता है क्या इसमें कि जो लेफ्टिनेंट ए के नियाजी हैं वो सरेंडर कर देते हैं जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपने 93,000 सोल्जर्स के साथ। तो इसी के साथ जो है फिर पाकिस्तान से उनको फ्रीडम मिल जाती है बांग्लादेश को, और ऑफिशियली बांग्लादेश एक कंट्री की तरह रिकग्नाइज हो जाता है। अब जैसा कि इस एरिया में वॉर हुई थी तो काफ़ी सारा डैमेज हुआ होगा ऑब्वियसली। जब वॉर ख़त्म होती है तो पूरा बर्बाद हो जाता है वो, और वो तो एरिया भी बहुत छोटा सा था। तो जो उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना भी उनका रेलवे था, कनेक्टिविटी थी, वो सब खत्म हो गई थी। तो अब बांग्लादेश के सामने जो चैलेंज था कि अब उसको इस सबको वापस ठीक करके एक नेशन की तरह आगे बढ़ना है, क्योंकि अब उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं था, अब वो अपना खुद उनको देखना था। जैसा कि अब एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके थे, लेकिन एज ए नेशन इनको आगे बढ़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से इनकी 1972 में जो ग्रोथ रेट थी वो -14% थी। उसके बाद कुछ ही साल बाद, मतलब 2 साल बाद इनको इनके कंट्री में एक फेमिन आ गया था, जिसके कारण 1.5 मिलियन लोगों की जानें चली गई थी भुखमरी के कारण। और कुछ ही समय बाद इनको एक और इकोनॉमिक क्रैश का सामना करना पड़ा, जिसमें इनकी ग्रोथ रेट जो है वो -4% तक चली गई थी। इसके पीछे जो मेन रीज़न एक माना जाता है वो ये है कि बांग्लादेश ने अपनी वुमेन को घर से निकालकर एम्प्लॉयमेंट देने पर फोकस किया। मोरओवर जो आज बांग्लादेश की हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, उसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ जो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है उनकी गारमेंट इंडस्ट्री। आजकल आपने ये चीज़ बहुत नोटिस की होगी कि ज़्यादातर कपड़े जो हम पहना करते हैं वो ज़्यादातर मेड इन बांग्लादेश होते हैं। और बांग्लादेश में जो इन गारमेंट इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं वो ज़्यादातर वहाँ की औरतें होती हैं। 2017 में बांग्लादेश वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट अपैरल सप्लायर बन गया, जस्ट आफ्टर चाइना। चाइना जो था वो नंबर 1 सप्लायर था अपैरल्स में, और इसी की वजह से उसने 6.5% ऑफ द मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, जो कि इंडिया से भी ज़्यादा है। और अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, ये चार्ट आप जैसे कि देख सकते हैं, इसमें आपको इंडिया और बांग्लादेश दोनों का ही एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में आपको आइडिया लग रहा होगा। बांग्लादेश ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिसमें उनका मोटिव ये था कि वो अपने कंट्री में ही चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेंगे और बाहर उन्हें एक्सपोर्ट किया करेंगे। इनका जीडीपी बढ़ने का जो मेन रीज़न है वो है इनका इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, जिसमें कि बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई। इंडिया ने भी बहुत कोशिश करी अपने इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट या मतलब ये जॉब्स वगैरह क्रिएट करने की, बट इंडिया कर नहीं पाया, या मतलब उस लेवल तक नहीं कर पाया जिस लेवल तक आज बांग्लादेश कर चुका है। एज ऑन 2020 बांग्लादेश में एम्प्लॉयमेंट जो सर्विस सेक्टर से जनरेट होती हैं वो लगभग 40% के करीब है, और यही जो सर्विस सेक्टर में इंडिया में जो जॉब्स जनरेट होती हैं वो लगभग 32% है। तो आप ये देख सकते हैं बहुत माइनर सा यहाँ पे डिफरेंस है, बट यही कुछ कुछ थोड़े थोड़े जो फिगर्स हैं इन्हीं में कई देश जो हैं वो काफ़ी कंट्रीज़ को आउट क्लास कर जाते हैं। इंडिया में आज भी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। बांग्लादेश का जो एक रीज़न और है जिसकी वजह से वो आगे निकल गया वो ये है कि उसने अपने बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, जैसे कि हेल्थ केयर, सैनिटेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इन सब चीज़ों पे भी उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया। जहाँ एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान रिलीजन और नेशनलिज्म के नाम पे एक दूसरे से तू तू मैं में लगे हुए थे, वहाँ इस बांग्लादेश ने अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखा, मतलब किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ों से और जो कहते हैं ना बाहर की चकाचौंध से, उससे ये दूर रहा और इसने अपने काम पे सिर्फ फोकस किया, और इस वजह से ये इन दोनों कंट्री से थोड़ा सा आगे निकल गया इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा फोकस नहीं किया। आज के तारीख में ये लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए हैं ऑलमोस्ट, जिसमें कि ये 41.3 मिलियन टन जो है ये एनुअली ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, और इनका टारगेट जो अब है वो है 41.57 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कि इनको जो टारगेट जो अचीव करना है उसमें अब ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है।
जब कोई कंट्री अपने हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करेंगी तो इसका असर हमें उसकी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे भी देखने को मिलेगा। लोग अगर ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें ज़्यादा रियलाइज़ होगा कि उन्हें इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा तो इससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है कंट्रोल में रहेगा, या वो बेसिकली हम कहें उसे तो वो कम हो जाएगा, और इसके वजह से भी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो अंडर कंट्रोल रहेगी। आज की तारीख में बांग्लादेश का जो फर्टिलिटी रेट है वो उसकी रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे जा चुका है। अगला यहाँ पर एक क्रेडिट जाता है नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनुस को, जिन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना करी बांग्लादेश के अंदर। इस ग्रामीण बैंक की स्थापना करने के बाद पूरे देश में माइक्रो फाइनेंस की रेवोल्यूशन आ गई। इन ग्रामीण बैंकों का पर्पस था बेसिकली गरीब परिवारों को और उनमें से भी ज़्यादातर वेमेंस को लोन प्रोवाइड कराना, वो भी कोलेटरल फ्री। तो इससे कि ताकि वो माइक्रो एंटरप्राइजेस को सेटअप कर सकें, जैसे कि डेयरी, पोल्ट्री, गारमेंट्स और बहुत सारे छोटे बिजनेसेस। और इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो रीपेमेंट परसेंट था वो 99% था। मतलब लोग जो लोन लेते हैं 99% लोग अपने लोन्स को वापस कर पा रहे थे। यही सारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश आज बहुत तरक्की कर रहा है, और ये एक मतलब काफ़ी लोगों के लिए या काफ़ी कंट्रीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा एक लर्निंग लेसन टाइप का है ये। उन्हें बांग्लादेश की तरफ ये नहीं देखना चाहिए कि वो एक छोटा देश है तो क्या हुआ। उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो वो तरक्की कर रहा है उससे उनको कुछ आइडिया लेना चाहिए और उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा अपने कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। माना इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बट अगर इंडिया सिस्टमेटिकली चीज़ों पर काम करे और उन्हें इम्प्रूव करे तो इंडिया भी बहुत दूर नहीं है कि डेवलपमेंट जो आज जैसे कि मैंने कहा था सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे कि बांग्लादेश उसमें एक्सेल कर रहा है, तो इंडिया भी इसमें काफ़ी अच्छा कर सकता है एंड इंडिया में वो पोटेंशियल है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलना, क्योंकि आज आपको मैंने बहुत अच्छे से बांग्लादेश क्यों तरक्की कर रहा है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ और आऊँगा। अगर आपको भी किसी टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली जानना है तो प्लीज़ आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। सो टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।